कांग्रेस पार्टी। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे आदरणीय विधायक जिन्होंने इस इलाके के लिए एक बहुत लंबी तपस्या करी है, जिन्होंने ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए आपकी आवाज़ हमेशा हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में बुलंद करी है और जिन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और मेरा हर मोड़ पर, हर कदम पर इस 10 साल के संघर्ष में, उससे पहले उन्होंने साथ दिया है। हमारे आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे विधायक इंदुराज नरवाल जी, कर्नल रोहित चौधरी जी, हमारे एक्स सर्विसमैन के एआईसीसी के प्रधान आदरणीय डॉक्टर कपूर नरवाल जी, हमारे भाई जीता हुड्डा जी, हमारे भाई अनूप मलिक जी, हमारे सुरेंद्र दैया जी, विजेंद्र रिंकू जी, मुकेश तायल जी, सुमेर सिंह जी, रवि इंदौरा जी, पुनीत राणा जी, राजमल चहल जी, गौरव मलिक जी, बहुत से जो साथी, क्योंकि ये नाम संदीप मलिक जी, बहुत से जो साथी, जो भाई रणदीप मलिक जी, भाई मोनू जी, भाई रणदीप मलिक जी, हाँ, हमारे सभी, एक एक का नाम सबका नहीं भी आ पाया, सभी भाई दुष्यंत जी जो ऊपर चढ़े, भाई मोनू जी जो कि हमारे सुरेंद्र पवार जी, उनके सुपुत्र हैं। आपको पता है कि क्या सोनीपत में बीजेपी क्या कर रही है, क्या किया। जिस दिन हमारी यात्रा हुई सोनीपत में, जिस दिन यात्रा हुई उसके ठीक 2 दिन के बाद सुरेंद्र पवार जी के घर पहुंच गए। ईडी पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई सुरेंद्र पवार जी के घर? इसका मतलब मानना, इसका जहां जहां ईडी जा रही है, मैं बताना चाहता हूँ ईडी वालों को, यानी कि जीत का सर्टिफिकेट पकड़ा के आ रही है। वहां पे सोनीपत में जीत का सर्टिफिकेट पकड़ा के आ रही है। और हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, ये भी पहुंचे हैं। राजकुमार शर्मा जी, हमारे पूर्व चेयरमैन, मेरे पुराने साथी रहे हैं। विनोद प्रधान जी, हमारी जो है हमारी बहन जी प्रोमिला जी, हमारे मलिक जी, प्रोमिला मलिक जी, महिला शक्ति, हमारे पूर्व विधायक पदम दैया जी, सभी आज यहाँ पे आप सब, सुरेंद्र दैया जी, आप सब यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं बधाई देता हूँ आपको। जंगशेर नुरन खेड़ा जी, हाँ ये मोटा उलाना हो जाता। नीलम बालियान जी, सुनेरा जांगड़ा जी, भाई यूँ तो एक का मैं ये तो नहीं कहता, मैं सबके जानता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे सारे उपस्थित हो, आप भी जानते हो, 50% के नाम जरूर जानता हूँ मैं। तो भाई मैं सभी और थोड़ी देर के लिए, इतनी बात हो रही है, थोड़ी देर के लिए सभी से कहना चाहते हैं कि अपनी अब तख्ती नीचे कर लो। तख्ती देख ली हमने, ये तख्ती देख ली राजमल जी की, सुमेर जी की, राजकुमार शर्मा जी की, सबकी तख्ती आ गई सारी। अभी थोड़ी देर के लिए तख्ती अपनी नीचे कर लो भाई, थोड़ी देर के लिए नीचे कर लो तख्ती। 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार, हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार आपने देखी। 10 साल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने हरियाणा का बट्टा बिठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी भाई 10 साल में। ये जो हरियाणा अपने इतिहास में, जो हरियाणा विकास के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, खुशहाली के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, अमन चैन शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, जो हरियाणा, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद विकास की पटरी से तो उतर गया। कोई एक नया काम इन्होंने 10 साल में पूरे हरियाणा में किया हो, पूरे हरियाणा में किया हो तो आप बताओ। एक काम इन्होंने किया नहीं, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। जो काम हमने भी किए थे हमारे समय, आज उन पे भी ग्रहण लग गया। कानपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाया था, आज क्या परिस्थिति है उस मेडिकल कॉलेज की आप जानते हो। आज वो मेडिकल कॉलेज अगर हमारी सरकार होती
तो कितना बड़ा विस्तार होता उस मेडिकल कॉलेज में। आज उसमें मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं मशीन नहीं, कहीं पर्ची भी नहीं कटती। जो स्थिति आपने देखा ये जो रेल की लाइन बिछवाई थी बड़ी मेहनत से मैंने, जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन, जितनी रेल चलनी चाहिए थी इस पर ना उस पर रेल चलती। और जो रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी अपनी गोहाना की, वो रेल कोच फैक्ट्री चली गई। दुख इस बात का नहीं है कि वो रेल कोच फैक्ट्री यहाँ से स्थानांतरण होकर उत्तर प्रदेश बनारस में चली गई। दुख इस बात का है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, जिनके कार्यकाल में रेल कोच फैक्ट्री छिनी हम इस इलाके से, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, या यहाँ से किसी बीजेपी के किसी नेता ने एक शब्द नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। बड़ी मेहनत से ये रेल कोच फैक्ट्रियाँ मंजूर कराई थी, तो कुछ नया काम तो किया नहीं। महम से एयरपोर्ट चला गया, महम का एयरपोर्ट आज जेवर चला गया। आज ये महम में एयरपोर्ट आता है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो महम की क्या परिस्थिति बनती है, पूरे हमारे इलाके की क्या फिजा बदलती है, आप अंदाजा लगा सकते हो। नया काम किया नहीं, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। और आज देश में नंबर 1 बना दिया हरियाणा। किस चीज में नंबर 1 बन गया देश में नंबर 1? बेरोजगारी में देश में नंबर 1, बेरोजगारी में। और ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार बता रही है संसद में कि 29 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। मोदी सरकार बता रही है। इसी साल के अप्रैल के अंदर दिया गया संसद में जवाब, मोदी सरकार बता रही है देश में नंबर 1 बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। नशे में पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा नशे में। आज कितनी दुख की बात है, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम में। गोहाना में क्या हाल है, गोहाना में फिरौतियों की कॉल आ रही है। गोहाना में इस तरीके से पुलिस की तैनाती की जा रही है जैसे शायद कश्मीर में भी ना हो। ऐसे ऐसे गोहाना के अंदर पुलिस की तैनाती की जा रही है कि नहीं की जा रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज शरीफ आदमी कहाँ जाएगा, नंबर 1 बन गया अपराध में। और मैं भी, हम ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं कि नंबर 1 अपराध में हरियाणा, नंबर 1 अपराध में भी भारत सरकार बता रही है, पार्लियामेंट में बता रही है कि सबसे ज्यादा हरियाणा में अगर फिरौतियों के केस 29 प्रदेशों में सबसे ज्यादा तो हरियाणा में, अपहरण के केस सबसे ज्यादा हरियाणा में, हत्याओं के मामले देश में दूसरे नंबर पे हरियाणा में, महिलाओं के ऊपर अपराध के देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में, दलितों के ऊपर अत्याचार के सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर, अपराध दर में देश में नंबर 1 पे हरियाणा पहुंचा दिया। और नंबर 1 पहुंचा दिया महंगाई में, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर, क्योंकि सबसे ज्यादा वैट, और सबसे ज्यादा वैट इसीलिए काम कुछ किया नहीं, लेकिन कर्जा हरियाणा पे 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा के अर्थव्यवस्था पे पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि कितना बड़ा कर्जा, और कर्जा क्यों बढ़ा, भ्रष्टाचार की वजह से कर्जा बढ़ा। कहीं शराब घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, उस वजह से रेवेन्यू आया नहीं, कर्जा बढ़ गया, महंगाई बढ़ानी पड़ी, आम आदमी पे बोझ डालना पड़ा। हरियाणा की अर्थव्यवस्था भी चौपट, और हरियाणा के विकास को भी पट्टी से उतार दिया। और इसीलिए हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप हिसाब दो। मेरी यही गलती है कि मैंने इनसे सवाल पूछा कि हिसाब दो कि हरियाणा का इतना भट्टा क्यों बैठा, इस बात का हिसाब दो। मेरी गलती क्या है, आज सारी बीजेपी मेरे को निशाने पे क्यों ले रही है, इसीलिए ले रही है कि एक सवाल मैंने पूछा था कि हरियाणा हिसाब मांग रहा है, और क्यों हिसाब ना मांगे हरियाणा हिसाब मांग रहा है कि गरीब की सारी स्कीम बंद क्यों हुई। 100 गज के प्लॉट की स्कीम इन्होंने आते ही बंद कर दी। आप सभी गोहाना के एक गांव से यहाँ पे उपस्थित हो, किसी गांव में 100 गज का एक प्लॉट मिला पिछले 10 साल में? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, गरीब की मकान की स्कीम लगभग बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, किसी गांव में मकान मिला कि आप गोहाना के एक गांव से आप आए? मकान की स्कीम बंद कर दी। पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी के मुफ्त कनेक्शन की ऐसी समाज के लिए हमारी जो स्कीम चल रही थी वो बंद कर दी, और गरीब के हाथ में पानी के बिल पकड़ा दिए। ऐसी सरकार, गरीब की सारी स्कीम बंद। राशन डिपो पे हमारे समय दाल, चीनी, तेल, अनाज के साथ 10 साल
इनकी सरकार में 10 साल बंद, और इलेक्शन से पहले केवल इलेक्शन में वोट लेने के लिए वो भी कैसा कितना क्या देते थे, कितना क्या दिया वोट देने के लिए। 10 साल तो कुछ नहीं दिया। ऐसी इनकी सरकार गरीब की स्कीम बंद कर दी। हिसाब क्यों नहीं मांगे हरियाणा? मेरा यही कसूर है, मैंने इनसे हिसाब मांगा कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी हो गई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मांग रहा था, आंदोलन करना पड़ा। जब एमएसपी को छीनने और मंडियों को बंद कराने की सरकार कानून लेके आई, और जब आंदोलन करना पड़ा और आंदोलन में 750 घर उजड़ गए, तो उन किसानों के लिए सहानुभूति के 2 शब्द आपने नहीं कहे। इसीलिए मैं हिसाब मांग रहा था। मेरा यही कसूर था कि मैंने इसीलिए हिसाब इनसे मांगा। हिसाब क्यों नहीं मांगे हरियाणा? हमारी बेटियों को घसीटा गया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली, गरीबों की सारी स्कीम्स बंद करी, तो हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे न्याय मांगने के लिए, ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत भी अपनी इज्जत मान के ये देश चलता है। लेकिन उन बेटियों का क्या कसूर था? क्या कसूर था हमारी बेटी साक्षी मलिक का? क्या कसूर था हमारी बेटी विनेश फोगाट का? 6 ओलंपिक विजेता बेटियां, वो केवल ये कह रही थी कि ये भाजपा के सांसद ने हमारे साथ गलत किया है, एफआईआर दर्ज हो। लेकिन 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं करी इस सरकार ने। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटवाने का काम हुआ। दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे, हरियाणा में दिल्ली के 3 तरफ, लेकिन हम अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए। उस दिल्ली में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, उसके बाद उन बेटियों की एफआईआर हुई, और आज दिल्ली कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर चार्जेस फ्रेम हुए, जिसमें जज ने लिख दिया हर मौके पे उन बेटियों के साथ ही गलत करता था, वो भाजपा का सांसद था। नारा बदल गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, मगर नारा बदल के हो गया भाजपा के सांसदों को बचाओ, भाजपा के मंत्रियों को बचाओ, जैसे संदीप सिंह मंत्री को बचाने का काम हुआ, और बेटियों को भुगतने दो, नारा बदल गया। यही कसूर हमने हिसाब मांगा कि इतना अहंकार हरियाणा के हर आदमी को इस सरकार ने उलझा दिया। हम इनसे हिसाब मांग रहे हैं, हरियाणा के आदमी को उलझा दिया। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, पोर्टल पे पोर्टल, आईडियो पे आईडी, कागजों पे कागज उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया इन पोर्टल आईडी में? और चक्कर काटो, डीसी ऑफिस के चक्कर काटो, फला ऑफिस के चक्कर काटो, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो चक्कर काटो, नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, पिता का नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, आमदनी गलत लिखवा दी तो चक्कर काटो, और चक्कर अपना काटो, अपने कागज इकट्ठे करो। और सुविधाओं से वंचित आम आदमी जिसको राहत की जरूरत थी, उसके तो घर पहुंचकर। और आज हम कहना चाहते हैं, ये जो पोर्टल और आईडी और ये जो अधिकारी जिन्होंने गरीब जनता के चक्कर कटवाने का काम किया है, 1.5 महीने के बाद ये सरकार जाएगी और ये पोर्टल और आईडियो के चक्कर, ये सारे चक्कर खत्म होंगे, और इन अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ेंगे जनता तक अपनी सुविधाएं पहुंचाने के लिए। अधिकारियों को जाना पड़ेगा, एक लाभार्थी के पास, एक घर में, एक बड़े बुजुर्ग के पास, जहाँ एक घर में अधिकारियों को जाना पड़ेगा सुविधाएं देने के लिए, चाहे वो पेंशन हो, चाहे राशन हो। जनता को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो जनता को तो उलझा दिया पोर्टलों में और आईडियो में, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में। 3 साल पहले सीईटी हुई थी, 3 साल के बाद कोई सीईटी नहीं हुई। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया नौजवान को सीईटी। और कह रहे थे ये लोकसभा चुनाव के बाद कि भाई ये जो उलझाया हुआ है, हम इतनी नौकरियां देंगे विधानसभा चुनाव तक। कहा था कि नहीं कहा था नायब सिंह जी ने? अब तो विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गए, कितनी नौकरी दे पाया? आपने नौकरी नहीं दी, आपने पक्की नौकरी नहीं दी, कच्ची नौकरी। कौशल निगम ले आए। बाबा साहब की परछाई में खड़े होकर हम कहना चाहते हैं, हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को क्यों कुचलने का काम भाजपा ने बार बार किया? बाबा साहब के संविधान द्वारा मिले गए अधिकार, जो एससी समाज, ओबीसी समाज, सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी के अंदर आरक्षण के अधिकार को क्यों खत्म करने का काम बार बार ये सरकार कर रही है? केंद्र में 30 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए गए, हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए गए, और जो बचे पद उनको कच्चे में परिवर्तित करके कौशल निगम के माध्यम से
बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट, बैकडोर से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, अपने बैकडोर से अपने चहेतों को लगाने का काम इस सरकार में हुआ। कच्ची नौकरी में उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को, और हरियाणा का नौजवान इस वजह से देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा नशा, और कई जिलों में तो देश में सबसे ज़्यादा पलायन, बाहर पलायन करने पर मजबूर हो गया। घर बार बेचकर डोंकी के रास्ते मजदूरी करने के लिए विदेश में जाने पे मजबूर हरियाणा के नौजवान को कर दिया इस सरकार ने। हरियाणा छोड़ने पे मजबूर कर दिया हरियाणा के नौजवान में। ऐसी व्यवस्था बन गई। ये हम सारे सवाल इनसे पूछ रहे हैं, और जब सवाल पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं देंगे, कह रहे हैं हम कांग्रेस को हिसाब नहीं देंगे। हम हुड्डा साहब हम आपको हिसाब नहीं देंगे, ना कांग्रेस को देंगे ना हरियाणा की जनता को देंगे, क्योंकि हम बीजेपी हैं। बीजेपी हिसाब नहीं देती, बीजेपी हिसाब लेती है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों से, जो दिल्ली से इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप बाकी कहीं जगह हिसाब दो ना दो, मगर ये महाभारत की धरती है, ये कुरुक्षेत्र की धरती है, ये हरियाणा है, और ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ हिसाब हरियाणा का आदमी ईमानदार है। हरियाणा का आदमी ईमानदार है, हरियाणा का आदमी सच्चा है। हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब करना भी जानते हैं, हिसाब चुकता करना जानते हैं। ये मैं समझता हूँ कि अब ये समय बदलाव का है। इनका एक नारा है नॉन स्टॉप। सही बात है, ये नॉन स्टॉप सरकार है, ये हम मानते हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप नशा, नॉन स्टॉप अपराध, नॉन स्टॉप क्राइम, नॉन स्टॉप ऐसी समाज के अधिकारों से उनको वंचित करना, ये ऐसा हरियाणा है। तो ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के किसान, हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा के व्यापारी, हरियाणा गरीब, हर वर्ग को में खुशहाली लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 1.5 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के हर व्यक्ति को महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई जो सरकार में आई, उस कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ने के लिए और बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान, जो 10 साल तक मकान नहीं आए, जो जरूरतमंद है, जिसको मकान की जरूरत है, उस दर्द का समझता है, 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई। और ये लड़ाई हरियाणा का नौजवान जो पलायन कर रहा है विदेश की तरफ, उसको हरियाणा में उज्जवल भविष्य, और अपराधियों को और अपराधी तत्व को, गुंडों को और माफिया को और गैंग को, इन सारे गैंग वालों को और अपराधियों को हरियाणा से पलायन करवाने की ये लड़ाई है। हरियाणा में कानून व्यवस्था आए, हरियाणा में सुख शांति आए, हरियाणा आगे बढ़े। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा में कितनी संभावना है देश में सबसे आगे बढ़ने की, आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं। दिल्ली के 3 तरफ हमें 10 साल इन्होंने भट्टा इतना बिठाया। एक ही बात से अंदाजा आपको मैं दे रहा हूं, हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर आई थी। गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़े थे। 10 साल से एक खंबा मेट्रो आगे नहीं बढ़ा, एक खंबा मेट्रो। हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए जहां देश में सबसे ज्यादा मेट्रो की कनेक्टिविटी हो,
सोनीपत भी मेट्रो पहुंचे। आगे हम जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते थे, रेल कोच फैक्ट्री अपने चुगामा में गोहाना के आगे, वहां पर उसी रूप से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बने और वो मेट्रो का रास्ता सोनीपत से होते हुए उस तरफ मुड़े। देश में सबसे ज़्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी हो हर जिले में, जिले तक मेट्रो पहुंचाने की हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए कि हमारे नौजवानों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन स्तरीय शिक्षा हरियाणा में मिले और विश्व स्तरीय रोजगार के अवसर मिले। हरियाणा ऐसा प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा ऐसा प्रदेश होना चाहिए किसी वर्ग को धरने पे न बैठना पड़े। जैसे इनकी सरकार में छोटे छोटे बच्चे 5000 स्कूल बंद हो गए सरकारी, छोटे छोटे बच्चों को धरने पे बैठना पड़ा। बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक जिनको दिल्ली में धरने पे बैठना पड़ा अपने न्याय की लड़ाई के लिए, अपनी इज्जत की लड़ाई के लिए। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहाँ किसी को धरने पे ना बैठना पड़े, ना आड़ती को, ना किसान को, ना कर्मचारी को, ना कर्मचारियों को लाठियाँ खानी पड़े, ना सरपंचों को लाठियाँ खानी पड़े, ना हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़क पे आज जिस तरीके से रौंदा गया ऐसा व्यवहार देखना पड़े, ना किसानों को 750 किसानों को। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं गोहाना में आज आपके बीच में मैं आया हूँ, मैं बधाई देता हूँ आपको। गोहाना में मैंने प्रोग्राम देखे हैं बचपन से लेकर आज तक। आपने और हमने बहुत प्रोग्राम किए कि नहीं किए हैं? गोहाना में बहुत प्रोग्राम किए, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां भी हुई हैं। लेकिन गोहाना हलके का जो आज की मैं जो ये आज सभा देख रहा हूँ, आज का प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में इतना गोहाना के अंदर, गोहाना विधानसभा का इतनी संख्या, इतना जोश, इतनी संख्या, इतना जोश। एक बार तो यहाँ पे आके ऐसा लगा कि शायद जो हम पूरे प्रदेश की रैली देकर करते हैं गोहाना में, मैं भाई इस बार शायद ये पूरे प्रदेश की रैली ना हो गई। तो हाँ, और चारों तरफ गोहाना जाम है। आज तक इतना मैंने गोहाना में इस तरह से कोई जनसमूह नहीं देखा जो आज। ये जनसमूह प्रतीक है कि आप बदलाव चाहते हैं। बड़ी मेहनत से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और मैं देख रहा हूं आज बड़ी मेहनत से, एक बार 2 मिनट बाद भाई देखो, बड़ी मेहनत से 10 साल तक बड़ी मेहनत के बाद आज हम ये मौका आया है। बहुत मेहनत के बाद ये माहौल बना है पूरे प्रदेश में। मैं पहले तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूरे प्रदेश में टेलीफोन करते हैं, पूछते हैं, जाते हैं, आ रही है कि नहीं आ रही आपकी सरकार? अक्टूबर 4 बीजेपी भाग, अक्टूबर 4। ये बड़ी मुश्किल से, ये आप सोच सकते हैं कितनी लड़ाई, कितने संघर्ष के बाद ये अवसर आया है। और इस अवसर पे अब आपकी ये जो 1 महीने की मेहनत है, ये 10 साल की मेहनत एक तरफ और आपकी 1 महीने की मेहनत एक तरफ। सोनीपत की हर सीट पे सारी की सारी सीट सोनीपत की, पूरा देश देखेगा, पूरा देश आज हरियाणा की तरफ देख रहा है। पूरा देश कि जब इतना अन्याय इस प्रदेश के साथ हो रहा था, इस प्रदेश के किसानों के साथ, इस प्रदेश के दलितों के साथ, इस प्रदेश की बेटियों के साथ, इस प्रदेश के कर्मचारी हर वर्ग के साथ, इस प्रदेश के एससी समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ, पूरा देश आज देखेगा कि इतना जब अन्याय हो रहा था और उसके बाद चुनाव हुआ तो ये क्या नतीजा रहा। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं नज़र उठाकर पूरा देश देखेगा तो वो ये हमारे इस इलाके की तरफ देखेगा। वो ये पूरा देश आज ये देखना चाहता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस इलाके से आते हैं, इस इलाके में आपका आशीर्वाद उनके साथ है कि नहीं है, आज पूरा देश देखेगा। आज पूरा देश, कभी ऐसा चुनाव होता है जब पूरे देश की नज़र आज आप पे पड़ेगी। मुझे पता है बहुत सी बातें हो सकती हैं, सबकी अपनी अपनी जगह सब सही भी हो सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसा मौका जो अब आया है, इस मौके में हर बात से ऊपर उठ के, भाई चुप हो गए तो नहीं भाई, इस बार
ये यहाँ जब भाई देखो ये लड़ाई, जब ये लड़ाई लड़ने का जब समय आए, अभी ओलंपिक के खेल हुए कि नहीं हुए? ओलंपिक के खेल 10,000 मीटर की रेस, 10,000 मीटर की रेस में अब आखिरी 100 मीटर बचे हैं, बल्कि 100 भी नहीं बचे। कितने दिन की सरकार रहेगी ये? कितने दिन की? ये 40 दिन की, 40 भी पूरे नहीं है। तो भाई तो भाई 28 दिन की रहेगी। तो भाई ये 10,000 मीटर की रेस में आखिरी 30 मीटर रह गए, आखिरी 30 मीटर रह गए। आखिरी 30 मीटर में भाई आपस में मत उलझियो। आखिरी 30 मिनट हम आगे हैं, इनके साम दाम दंड की राजनीति की जाएगी। सुनो, साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी। साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी। बहुत सी बातें, क्योंकि जो सबको पता है, पूरे देश को पता है, हरियाणा में पूरे देश को पता है हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, हुड्डा साहब जीत रहे हैं, पूरे देश को पता है। लेकिन बीजेपी वाले, आपको पता है, आपको याद होगा, आपको पिछला लोकसभा चुनाव याद होगा, रोहतक का पिछला चुनाव याद होगा, किस तरीके की साजिशें इन्होंने करी। तो ये साजिश भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। जो सोनीपत में आपने देखा, 3 हमारे विधायक, आज सोनीपत से लेकर महेंद्रगढ़ तक 3 कांग्रेस पार्टी के विधायक आज अंदर हैं। सारा सिस्टम एक तरफ पूरी कोशिश करेगा। कल मैं देख रहा था, कुछ हमारे लोगों ने पोस्टर लगाए करनाल में, गुड़गांव में, कुछ कार्यकर्ता थे, लेकिन उनको उठा के अंदर कर दिया कि भाई ये जो है पब्लिक डिफेसमेंट में। आज सुबह मैंने पुलिस अधिकारियों से बात करी, मैंने कहा अभी रुक जाओ, आपको जो करना है कर लो, हम सारी चीज़ नोट कर रहे हैं, हमको जो करना होगा वो हम 4 अक्टूबर के बाद करेंगे। तो और मैं एक बात बताऊं आपको, आप यह क्या सोचते थे कि यही रैली है? ये रैली कहीं है, एक रैली ये इस तरफ है और न्यून भी लिखा हुआ, एक रैली इस तरफ है, पूरी ये सड़क जो है ना, और एक रैली इस तरफ है, और भाई एक रैली ऊपर। तो मैं नहीं समझता कि गोहाना में आज तक ऐसा दिन मैंने देखा। भाई मलिक साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जगबीर मलिक जी, उन्होंने मेहनत से, और मैं इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी एक बार रुक जाओ भाई, और सभी साथियों को, मैं सभी साथियों को, सबने इसमें, सभी कार्यकर्ताओं को, सबने इसमें जो मेहनत करी है, आज ये इतिहास रचने का आपने काम किया है। इतनी मेहनत से इतिहास में मलिक साहब और सभी साथी जिन्होंने अपनी मेहनत करके यहाँ पे जो आज इतिहास, भाई एक की बात नहीं सुनी जाएगी। अब ऐसा है कि चलो मैं जब चलूंगा तब बात कर लियो, अब इतनी दूर से सुनाई नहीं देगी। तो अभी तक लोग आने लग रहे हैं, अभी तक लोग। अच्छा देखो, एक बात है, अब ये बताओ कौन कौन चलेगा? ना कौन कौन साथ चलेगा, नहीं बताओ कौन है? भाई देखो भाई, केवल वो आदमी ऐसा है, देखो जो चाहे देखो भाई, सुनो अब मेरी बात, जो भाई जो एक बार नीचे कर लो, तख्ती नीचे रखो, सारी नोट कर ली, आप आए थे तख्ती नोट कर ली, अब साथ चलना, कोई बात नहीं भाई। देखो ऐसा है भाई, बहुत भाई ये मेरी बात सुनो, ऐसा है, ये नहीं होता, ये बात आप देखो भाई, मेरी बात सुनो भाई, ये बात है भाई। एक बात बताओ, ये भाई जो भी कांग्रेस पार्टी जो कह रहे कि भाई सारी 6 कांग्रेस सोनीपत की सारी सीटों पर, भाई एक बात बताओ, इन चीजों में उलझोगे कि भाई इसको ठीक है, आप अपनी बात रखो, लेकिन जिसको हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी
जिसको लेके भेजे कांग्रेस सोनीपत की 6 की 6 सीटों पे, भाई उनको आशीर्वाद दोगे तो हाथ खड़ा करना भाई उनको आगे। ये लड़ाई है, इस बात को समझ गए, इस बात को समझ गए तो पार है। ये 10 साल की मेहनत, ये 10 साल की मेहनत की अग्नि परीक्षा आपको देनी है। दोगे कि नहीं दोगे अग्नि परीक्षा? और भाई एक अच्छा भाई आप चलेंगे, सुनो आप चलेंगे, वो जो गाड़ी वहां खड़ी है उस गाड़ी के पीछे रहना। जब चलेंगे हम उसके पीछे, क्योंकि धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, उस गाड़ी के पीछे रहना। उस गाड़ी के पीछे हम मलिक साहब, MP साहब, सारे जो बाकी जो सीनियर सारे कार्यकर्ता हैं, पीछे हम हो जाएंगे। आप हमारे पीछे हो जियो, क्योंकि आगे जाओगे कोई फायदा नहीं। आराम से चलेंगे, कति मतलब स्लो मोशन में चलना है, कति कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है। अच्छा नहीं, अच्छा एक और बात नहीं बताओ भाई, किसी ने जल्दी, ये देखो कहीं चल पड़े भाई, आगे नहीं पीछे। अच्छा दूसरी बात, ये पीछे करो भाई, सारे पीछे, सबने पीछे भाई। अनुज पीछे, सबको पीछे के लिए बोल, पीछे के लिए बोल। जैन साहब, जैन साहब, अरे जैन साहब सबको पीछे के लिए बोल। अच्छा भाई देखो, बिल्कुल आराम से चलना है, कति जल्दी, किसी ने जल्दी तो नहीं है घराजान की ना भाई। कोई किसी का कोई बात हो रही हो तो बता दियो भाई मेरे ताई, किसी ने भाई, घंटे की बात है, घंटे 1.5 घंटे में सारा हो लेगा प्रोग्राम। बताओ भाई पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा कौन रहेगा भाई? हाथ आगे बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, तसलू तना जल्दी है मैंने मेरे ख्याल। बताओ भाई, भाई सतीश बताओ भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं सतीश, भाभी से मैं माफी मांग लूंगा, तू और बता भाई। थोड़ी देर, ठीक है भाई, आप चलेंगे आराम से आगे चलेंगे। मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी, आज पूरे हरियाणा में जो दीपेंद्र हुड्डा की जो कांग्रेस में लहर हो रही है, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के उस सारे कामों की वजह से हो रही है। हाथ आगे करेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई एक बात बताओ, इनने इलेक्शन जल्दी क्यों कराया नहीं बताओ? मगर इनने क्यों कराया हमने नहीं पता, लेकिन इलेक्शन जल्दी डिक्लेयर करा दिया तो तुमने जी से आ गया कि नहीं आ गया? बात है।